क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? आप सुन रहे हैं कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, विशिंग यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। क्या आपने सैंटा के नाम चिट्ठी छोड़ी? चिट्ठी से याद आया कि हमें जितेंद्र जी ने ईमेल कर लिखा कि उन्हें हमारी कहानियां थैंक यू मैम और तुड़पाई बहुत पसंद आई और वो हमारे पॉडकास्ट के जरिए यूं ही शानदार कहानियां सुनते रहना चाहते हैं। शुक्रिया जितेंद्र जी, हमें लिखने और साथ बने रहने के लिए। क्योंकि क्रिसमस त्योहार उपहारों से मनाया जाता है, आप सबके लिए मैं लाया हूं एक खास उपहार, हमारे नए पॉडकास्ट शो की एक झलक, जो इंडी पॉडकास्टर के YouTube, फेसबुक और आपके पसंदीदा पॉडकास्ट ऐप पर उपलब्ध है। इंडी पॉडकास्टर पेश करता है प्रेमचंद की अनसुनी कहानियां पीयूष अग्रवाल के साथ। हम सब ने प्रेमचंद की कहानियां बचपन से पढ़ी है। गबन, गोदान, निर्मला, ईदगाह, बड़े भाई साहब, पंच परमेश्वर जैसी कई कहानियों को बहुत पसंद भी किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे कथा सम्राट ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। मैं पीयूष अग्रवाल आप सबके लिए लाया हूं प्रेमचंद की अनसुनी कहानियां सीजन 1, एक अनोखा प्रयास जहां आप सुनेंगे मुंशी जी की अनसुनी अनजानी कहानियां, कहानी क्लब के सदस्यों की आवाज में। तो कैसी लगी ये झलक? प्रेमचंद की अनसुनी कहानियां आज ही सुने और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें जरूर बताएं कि आपको वो कहानियां कैसी लगी। क्रिसमस के साथ ही हम आ रहे हैं साल के अंत में। कैसे वक्त निकल जाता है और आगे बढ़ता जाता है। वक्त के कुछ ऐसे ही पहलू को समझाती है हमारी आज की कहानी। ओ हेनरी द्वारा लिखी द लास्ट लीफ का हिंदी अनुवाद, आखिरी पत्ता। समय और एक पत्ता क्या जॉन्सी को एक नया जीवन देगा? जानने के लिए शुरू करते हैं आज की कहानी का सफर। द लास्ट लीफ, आखिरी पत्ता। ओ हेनरी। वॉशिंगटन चौक के पश्चिम की ओर एक छोटा सा मोहल्ला था जिसमें टेढ़ी मेढ़ी गलियों के जाल में कई बस्तियां बसी हुई थी। ये बस्तियां बिना किसी तरतीब के बिखरी हुई थी। कहीं कहीं सड़क अपना ही रास्ता 2-3 बार काट जाती थी। इस सड़क के संबंध में एक कलाकार के मन में अमूल्य संभावना पैदा हुई कि यदि कागज, रंग और कैनवस का कोई व्यापारी यहां तकादा करने आए तो रास्ते में उसकी अपने आप से ही मुठभेड़ हो जाए और उसे एक पैसा वसूल किए बिना ही वापस लौटना पड़े। इस टूटे फूटे और विचित्र ग्रीनविच ग्राम नामक मोहल्ले में दुनिया भर के कलाकार आकर एकत्रित होने लगे। वे सब के सब उत्तर दिशा में खिड़कियां, 18वीं सदी की महराबे, छत के कमरे और सस्ते किरायों की तलाश में थे। वे बस छठी सड़क से कुछ कांसे के लोटे और टेन की तश्तरियां खरीद लाएं और गृहस्थी बसा ली। एक नीचे से मकान के तीसरे मंजिल पर सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोना का अपभ्रंश था। एक मेन से आई थी और दूसरी कैलिफोर्निया से। दोनों की मुलाकात 8वीं सड़क के एक अत्यंत सस्ते होटल में हुई थी। दोनों की कला रुचि और खाने पीने की पसंद में इतनी समानता थी कि दोनों के मिले जुले स्टूडियो का नाम हो गया। यह बात मई के महीने की थी। नवंबर की सर्दियों में एक अज्ञात अजनबी ने, जिसे डॉक्टर लोग निमोनिया कहते हैं, मोहल्ले में डेरा डालकर अपनी बर्फीली उंगलियों से लोगों को छेड़ना शुरू किया। पूर्वी इलाके में तो इस सत्यानाशी ने 20 लोगों की बलि लेकर तहलका मचा दिया था, परंतु पश्चिम की तंग गलियों वाले जाल में उसकी चाल कुछ धीमी पड़ गई। मिस्टर निमोनिया स्त्रियों के साथ भी कोई रियायत नहीं करते थे। कैलिफोर्निया की आंधियों से जिसका खून फीका पड़ गया हो, ऐसी किसी दुबली पतली लड़की का
इस भीमकाय फुकारते दैत्य से कोई मुकाबला तो नहीं था, फिर भी उसने जॉन्सी पर हमला बोल दिया। वह बेचारी चुपचाप अपनी लोहे की खाट पर पड़ी रहती और शीशे की खिड़की में से सामने के ईंटों के मकान की कोरी दीवार को देखा करती। एक दिन उसका इलाज करने वाले बूढ़े डॉक्टर ने थर्मोमीटर झटकाते हुए सू को बाहर के बरामदे में बुलाकर कहा, उसके जीने की संभावना रुपए में 2 आने हैं, और वह भी तब जब उसकी इच्छा शक्ति बनी रहे। जब लोगों के मन में जीने की इच्छा ही नहीं रहती तो वे मौत का स्वागत करने को तैयार हो जाते हैं, तो उनका इलाज धनवंतरी भी नहीं कर सकते। इस लड़की के दिमाग पर भूत सवार हो गया है कि यह अब अच्छी नहीं होगी। क्या उसके मन पर कोई बोझ है? सू बोली, और तो कुछ नहीं, पर किसी रोज नेपल्स की खाड़ी का चित्र बनाने की उसकी प्रबल आकांक्षा है। चित्र? मैं पूछ रहा था कि क्या उसके जीवन में कोई ऐसा आकर्षण है जिससे जीने की इच्छा तीव्र हो जाए, जैसे कोई नौजवान? बिच्छू के डंक का सी चुपती हुई आवाज में सू बोली, नौजवान, पुरुष और प्रेम छोड़ो भी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर बोला, सारी बुराई की जड़ यही है। डॉक्टरी विद्या के अनुसार जो कुछ मुझसे मुमकिन है मैं उसे किए बिना नहीं छोड़ूंगा, पर जब कोई मरीज अपनी अर्थी के साथ चलने वालों की संख्या गिनने लग जाता है तब दवाइयों की शक्ति आधी रह जाती है। अगर तुम उसके जीवन में कोई आकर्षण पैदा कर सको जिससे वह अगली सर्दियों में प्रचलित होने वाले कपड़ों के फैशन के बारे में चर्चा करने लगे तो उसके जीने की संभावना कम से कम दूनी हो जाएगी। डॉक्टर के जाने के बाद सू अपने कमरे में आई और उसने रो रो कर कई रुमाल निचोड़ने के काबिल कर दिए। फिर कुछ देर बाद चित्रकारी का सामान लेकर वह सीटी बजाती हुई जॉन्सी के कमरे में पहुंची। जॉन्सी चद्दर ओढ़े चुपचाप बिना हिले डुले खिड़की की ओर देखती हुई पड़ी थी। उसे सोई हुई जानकर उसने सीटी बजाना बंद कर दिया। तख्ते पर कागज लगाकर वह किसी पत्रिका की कहानी के लिए कलम स्याही से एक तस्वीर बनाने बैठी। नवोदित कलाकारों को कला की मंजिल तक पहुंचने के लिए पत्रिकाओं के लिए तस्वीरें बनानी ही पड़ती है, जैसे साहित्य की मंजिल तक पहुंचने के लिए नवोदित लेखकों को पत्रिकाओं की कहानियां लिखनी पड़ती है। ज्यों ही सू एक घुड़सवार जैसा ब्रिजन पहने एक आंख का चश्मा लगाए किसी इडाहो के गडरिया के चित्र की रेखाएं बनाने लगी, उसे एक धीमी आवाज अनेक बार दोहराती से सुनाई दी। वह शीघ्र ही बीमार के बिस्तरे के पास गई। जॉन्सी की आंखें खुली थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और कुछ गिनती बोल रही थी, लेकिन वह उल्टा जप कर रही थी। वह बोली 12, फिर कुछ देर बाद 11, फिर 10 और 9, उसके बाद एक साथ 8 और 7। सू ने उत्कंठा से खिड़की के बाहर नजर डाली। वहां गिनने लायक क्या था? एक खुला बंजर चौक या 20 फुट दूर ईंटों के मकान की कोरी दीवार, एक पुरानी ऐंठी हुई जड़ें निकली हुई सदाबहार की बेल दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई थी। शिशिर की ठंडी सांसों ने उसके शरीर की पत्तियां तोड़ ली थी और उसकी कंकाल शाखाएं एकदम उघड़ी उन टूटी फूटी ईंटों से लटक रही थी। सू ने पूछा, क्या है जॉन्सी? अत्यंत धीमे स्वर में जॉन्सी बोली, 6। अब वे जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 था। उन्हें गिनते गिनते सिर दुखने लगता था। लो, वह एक और गिरी। अब बची सिर्फ 5। 5 क्या जॉन्सी? 5 क्या? अपनी सू को तो बता। पत्तियां, उस बेल की पत्तियां। जिस वक्त आखिरी पत्ता गिरेगी मैं भी चली जाऊंगी। मुझे 3 दिन से इसका पता है। क्या डॉक्टर ने तुम्हें नहीं बताया? अत्यंत तिरस्कार के साथ सू ने शिकायत की। ओह, इतनी बेवकूफ लड़की तो मैंने कहीं नहीं देखी। तेरे ठीक होने का इन पत्तियों से क्या संबंध है? तू उस बेल से प्यार किया करती थी। क्यों? इसलिए? बदमाश, अपनी बेवकूफी बंद कर। अभी सुबह ही तो डॉक्टर ने बताया था कि तेरे जल्दी से ठीक होने की संभावना है। ठीक किन शब्दों में कहा था? हाँ,
कहा था संभावना रुपए में 14 आने हैं, और न्यूयॉर्क में जब हम किसी टैक्सी में बैठते हैं या किसी नई इमारत के पास से गुजरते हैं तब भी जीने की संभावना इससे अधिक नहीं होती। अब थोड़ा शोरबा पीने की कोशिश कर और अपनी सू को तस्वीर बनाने दे, ताकि उस संपादक महोदय के हाथों बेचकर वह अपनी बीमार बच्ची के लिए थोड़ी दवा दारू और अपने खुद के पेट के लिए कुछ रोटी पानी ला सके। अपनी आंखों को खिड़की के बाहर टिकाए जॉन्सी बोली, तुम अब मेरे लिए शोरबा लाने की जरूरत नहीं। वह एक और गिरी। नहीं, मुझे शोरबे की जरूरत नहीं। अब सिर्फ 4 रह गई। अंधेरा होने से पहले उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देख लूं, बस फिर मैं भी चली जाऊंगी। सू उस पर झुकती हुई बोली, प्यारी जॉन्सी, तुझे प्रतिज्ञा करनी होगी कि तू आंखें बंद रखेगी और जब तक मैं काम करती रहूं खिड़की से बाहर नहीं देखेगी। कल तक ये तस्वीर पहुंचानी है। मुझे रोशनी की जरूरत है, वरना मैं अभी खिड़की बंद कर देती। जॉन्सी ने रुखाई से पूछा, क्या तुम दूसरे कमरे में बैठकर तस्वीर नहीं बना सकती? सू ने कहा, मुझे तेरे पास ही रहना चाहिए। इसके अलावा मैं तुझे उस बेल की तरफ देखने नहीं देना चाहती। किसी गिरी हुई मूर्ति की तरह निश्चल और सफेद जॉन्सी अपनी आंखें बंद करती हुई बोली, काम खत्म होते ही मुझे बोल देना, क्योंकि मैं उस आखिरी पत्ती को गिरते हुए देखना चाहती हूं। अब अपनी हर पकड़ को ढीला छोड़ना चाहती हूं और उन बेचारी थकी हुई पत्तियों की तरह तैरती हुई नीचे 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 जाना चाहती हूं। सू ने कहा, तू सोने की कोशिश कर, मैं खान में मजदूर का मॉडल बनाने के लिए उस बहरा मन को बुला लाती हूं। अभी 1 मिनट में आई। जब तक मैं नहीं लौटूं तू हिलना मत। बूढ़ा बहरमैन उनके नीचे ही एक कमरे में रहता था। वह भी चित्रकार था। उसकी उम्र 60 साल से भी अधिक थी। उसकी दाढ़ी माइकल एंजेलो की तस्वीर के मोजेस की दाढ़ी की तरह किसी बदशक्ल बंदर के सिर से किसी भूत के शरीर तक लहराती मालूम पड़ती थी। बहरमैन एक असफल कलाकार था। 40 वर्षों से वह साधना कर रहा था, लेकिन अभी तक अपनी कला के चरण सीमा भी नहीं छू सका था। वह हर तस्वीर को बनाते समय यही सोचता कि यह उसकी उत्कृष्ट कृति होगी, पर कभी भी वैसी बन नहीं पाती। इधर कई वर्षों से उसने व्यावसायिक या विज्ञापन चित्र बनाने के सिवाय यह धंधा ही छोड़ दिया था। उन नवयुवक कलाकारों के लिए मॉडल बनकर जो किसी पेशेवर मॉडल की फीस नहीं चुका सकते थे, वह आजकल अपना पेट भरता था। वह जरूरत से ज्यादा शराब पी लेता और अपनी उस उत्कृष्ट कृति के विषय में बकवास करता जिसके सपने वह संजोता था। वैसे वह बड़ा खूंखार बूढ़ा था जो नम्र आदमियों का जोरदार मजाक उड़ाता और खुद को इन दोनों जवान कलाकारों का पहरेदार कुत्ता समझा करता था। सू ने बहरा मन को उसके अंधेरे अड्डे में पड़ा पाया। उसमें से बेर की गुठलियों सी गंध आ रही थी। एक कोने में वह कोरा कैनवस पड़ा था जो उसकी उत्कृष्ट कलाकृति की पहली रेखा का अंकन पाने की 25 साल से बाट जो रहा था। उसने बूढ़े को बताया कि कैसे जॉन्सी उन पत्तियों के साथ अपने पत्ते जैसे कोमल शरीर का संबंध जोड़कर उनके समान बह जाने की भयभीत कल्पना करती है और सोचती है कि उसकी पकड़ संसार पर ढीली हो जाएगी। बूढ़े बहरा मन ने इन मूर्ख कल्पनाओं पर गुस्से से आंखें निकालकर अपना तिरस्कार व्यक्त किया। वह बोला, क्या कहा? क्या अभी तक दुनिया में ऐसे मूर्ख भी हैं जो सिर्फ इसलिए कि एक उखड़ी हुई बेल से पत्ते झड़ रहे हैं अपने मरने की कल्पना कर लेते हैं? मैंने तो ऐसा कहीं नहीं सुना। मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफ पागलों के लिए कभी मॉडल नहीं बन सकता। तुमने उसके दिमाग में इस बात को घुसने ही कैसे दिया? अरे बेचारी जॉन्सी। सू ने कहा, वह बीमारी से बहुत कमजोर हो गई है और बुखार के कारण ही उसके दिमाग में ऐसी अजीबो अजीब कलुषित कल्पनाएं जाग उठी है। अच्छा बूढ़े बहरमैन, तुम अगर मेरे लिए मॉडल नहीं बनना चाहते तो मत बनो, हो तो आखिर उल्लू के पट्टे ही। बहरामैन चिल्लाया, तू तो लड़की की लड़की ही रही।
किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? चल, मैं तेरे साथ चलता हूं। आधे घंटे से यहीं तो झोंक रहा हूं कि भाई चलता हूं। लेकिन एक बात कहूं, यह जगह जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की के मरने लायक नहीं है। किसी दिन जब मैं अपनी उत्कृष्ट कलाकृति बना लूंगा, तब हम सब यहां से चलेंगे, समझी? हाँ। जब वे लोग ऊपर पहुंचे तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने खिड़कियों के पर्दे गिरा दिए और बेहरमैन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां से उन्होंने भयभीत दृष्टि से खिड़की के बाहर उस बेल की ओर देखा। फिर उन्होंने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे की ओर देखा। अपने साथ बर्फ लिए हुए ठंडी बरसात लगातार गिर रही थी। एक कोटली को उल्टा करके उस पर नीली कमीज में बेहरामैन को बिठाया गया, जिससे वह चट्टान पर बैठे हुए किसी खान के मजदूर का मॉडल बन गया। 1 घंटे की नींद के बाद जब दूसरे दिन सुबह सू की आंखें खुली तो उसने देखा कि जॉन्सी जड़ होकर खिड़की के बाहर पर्दे की ओर आंखें फाड़ कर देख रही है। सुरसुराहट के स्वर में उसने आदेश दिया, पर्दे उठा दे, मैं बाहर देखना चाहती हूं। विवश होकर सू को आज्ञा माननी पड़ी। लेकिन यह क्या, रात भर वर्षा, आंधी, तूफान और बर्फ गिरने पर भी ईंटों की दीवार से लगी हुई उस बेल में एक पत्ती थी। अपने डंठल के पास कुछ गहरी हरी, लेकिन अपने किनारों के आसपास थकावट और झड़ने की आशंका लिए पीली पीली वह पत्ती जमीन से कुछ 20 फुट ऊंचाई पर अभी तक अपनी डाल से लटक रही थी। जॉन्सी ने कहा, यही आखिरी है। मैंने सोचा था कि यह रात में जरूर ही गिर जाएगी। मैंने तूफान की आवाज भी सुनी। खैर, कोई बात नहीं, यह आज गिर जाएगी और उसी समय मैं भी मर जाऊंगी। तकिए पर अपना थका हुआ चेहरा झुकाकर सू बोली, क्या कहती है पागल? अपना नहीं तो कम से कम मेरा ख्याल कर, मैं क्या करूंगी? पर जॉन्सी ने कोई जवाब नहीं दिया। इस दुनिया की सबसे अकेली वस्तु यह आत्मा है, जब वह अपनी रहस्यमयी लंबी यात्रा पर जाने की तैयारी में होती है। ज्यों ज्यों संसार और मित्रता से बांधने वाले जॉन्सी के बंधन ढीले पड़ते जा रहे थे, त्यों त्यों उसकी कल्पना ने उसे अधिक जोर से पकड़ना शुरू कर दिया था। दिन बीत गया और संध्या के क्षीण प्रकाश में भी दीवार से लगी हुई बेल से लटका हुआ वह पत्ता उन्हें दिखाई देता रहा। पर तभी रात पड़ने के साथ साथ उत्तरी हवाएं फिर चलने लगी और वर्षा की झाड़ियां खिड़की से टकराकर छज्जे पर बह आई। रोशनी होते ही निर्दयी जॉन्सी ने आदेश दिया, पर्दा उठा दिया जाए। बेल में पत्ती अब तक मौजूद थी। जॉन्सी बहुत देर तक उसी को एकटक देखती रही। उसने सू को पुकारा, जो चौके में स्टोव पर मुर्गी का शोरबा बना रही थी। जॉन्सी बोली, सू, मैं बहुत ही खराब लड़की हूं। कुदरत की किसी शक्ति ने उस अंतिम पत्ती को वहीं रोककर मुझे यह बता दिया कि मैं कितनी दुष्ट हूं। इस तरह मरना तो पाप है। ला, मुझे थोड़ा सा शोरबा दे और कुछ दूध में जहर मिलाकर ला दे। पर नहीं, उससे पहले मुझे जरा शीशा दे और मेरे सिरहाने कुछ तकिया लगा, ताकि मैं बैठे बैठे तुझे खाना बनाते हुए देख सकूं। कोई 1 घंटा बाद वह बोली, सू, मुझे लगता है कि मैं कभी न कभी नेपल्स की खाड़ी का चित्र जरूर बनाऊंगी। शाम को डॉक्टर साहब फिर आए। सू कुछ बहाना बनाकर उनसे बाहर जाकर मिली। सू के दुर्बल कांपते हाथों को अपने हाथों में लेकर डॉक्टर साहब बोले, अब संभावना 8 आना मानी जा सकती है। अगर परिचर्या अच्छी हुई तो तुम जीत जाओगी। और अब मैं नीचे की मंजिल पर एक दूसरे मरीज को देखने जा रहा हूं। क्या नाम है उसका? हां, बेहरामन। शायद कोई कलाकार है। निमोनिया हो गया है उसे भी। अत्यंत दुर्बल और बूढ़ा आदमी है और झपट जोर की लगी है। बचने की कोई संभावना नहीं है।
आज उसे अस्पताल भिजवा दूंगा, वहां आराम ज्यादा मिलेगा। दूसरे दिन डॉक्टर ने सू से कहा, जॉन्सी अब खतरे से बाहर है, तुम्हारी जीत हुई। अब तो सिर्फ पथ्य और देखभाल की जरूरत है। उस दिन शाम को सू जॉन्सी के पलंग के पास आकर बैठ गई। वह नीली ऊन का एक बेकार सा गुलबंद निश्चिंत होकर बुन रही थी। उसने तकिए के उस ओर से अपनी बाहें सू के गले में डाल दी। सू बोली, मेरी भोली बिल्ली, तुझसे एक बात कहनी है। आज सुबह अस्पताल में मिस्टर बहरामन की निमोनिया से मृत्यु हो गई। वह सिर्फ 2 रोज बीमार रहा। परसों सुबह ही चौकीदार ने उसे अपने कमरे में दर्द से तड़पता पाया था। उसके कपड़े, यहां तक कि उसके जूते भी पूरी तरह भीगे हुए थे और बर्फ के समान ठंडे हो रहे थे। कोई नहीं जानता कि ऐसी भयानक रात में वह कहां गया था। लेकिन उसके कमरे से एक जलती हुई लालटेन, एक नसैनी, 2-4 ब्रश और फलक पर कुछ हरा और पीला रंग मिलाया हुआ मिला। जरा खिड़की से बाहर तो देख, दीवार के पास की उस अंतिम पत्ती को। क्या तुझे कभी आश्चर्य नहीं हुआ कि इतनी आंधी और तूफान में भी वह पत्ती हिलती क्यों नहीं? प्यारी सखी, यही बहरामन की उत्कृष्ट कलाकृति थी। जिस रात को अंतिम पत्ती गिरी, उसी रात उसने उसका निर्माण किया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? जानता हूं आपने जरूर ये कहानी कहीं ना कहीं पढ़ी या देखी होगी। बॉलीवुड में इस कहानी पर फिल्म लुटेरा भी आई थी। आपको बहरमैन की आखिरी कृति कैसी लगी और साथ ही उनका बलिदान? हमें जरूर बताएं hello@piyushagarwal.com पर। इसी के साथ बता दूं, कहानी जानी अनजानी एक सेल्फ फंडेड पॉडकास्ट है, लेकिन आप अपने योगदान से हमें सपोर्ट कर सकते हैं। चाहे वो 500 रुपए हो या $50, आपके छोटे से छोटे योगदान से भी हमें आगे बढ़ते रहने की शक्ति मिलेगी। सभी सपोर्टर्स के नाम हमारे वेबसाइट पर डिस्प्ले किए जाएंगे। सपोर्ट कैसे करना है, इसकी जानकारी के लिए piyushagarwal.com पर सपोर्ट द शो लिंक पर क्लिक करें। आप जिस भी ऐप पर यह पॉडकास्ट सुन रहे हैं, हमें सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलें। हर शुक्रवार आप तक नई कहानियां लाने का श्रेय मैं अपनी टीम को देना चाहूंगा। आज के एपिसोड की प्रोड्यूसर हैं देवांशी बत्रा। आप सुन रहे थे कहानी जानी अनजानी पीयूष अग्रवाल के साथ, जो कि इंडी पॉडकास्टर की एक पेशकश है। तो हम आपसे मिलते रहेंगे हर शुक्रवार। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मुस्कुराते रहिए।